मित्रों नमस्कार। मित्रों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। हालांकि ये ज्योतिष से जुड़े में तो पहला वीडियो है कि इससे पहले, क्योंकि हमने जो है वो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था, उसमें कुछ खास नहीं था, अपना परिचय था। मैंने वीडियो एक्चुअली वीडियो डाला क्या था, वो वीडियो पड़ गया था। चेक कर रहे थे वीडियो पड़ता क्योंकि कैसे है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा यूट्यूब में जानकारी कम है, तो प्रैक्टिस थी, डाल रहे थे, वो पड़ गया तो करना पड़ गया तो अच्छी बात है। तो मित्रों, अब कोशिश करेंगे कि आपके पास रेगुलर रूप से हम वीडियो डाल सकें और हमारी आपकी बातचीत बराबर से हो सके, क्योंकि पीछे वीडियो में, इंट्रोडक्टिव वीडियो में और आज में 15 दिन का अंतर हो गया, और इस तरीके से गैप में वीडियो अच्छे भी नहीं होते और ना ही कोई आपको याद रखता है। इसलिए रेगुलर वीडियो डालना भी एक तरीका होता है यूट्यूब में आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने का। तो अब से हम ज्योतिषी चर्चा प्रारंभ करेंगे अपनी। और मित्रों, प्रतिदिन आपको एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम ग्रहों के विषय में बात करेंगे, और प्रतिदिन एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें हम हर भाव में पड़ने वाली राशि पे चर्चा करेंगे। जैसे लग्न में कौन कौन सी राशियां पड़ती है, लग्न से शुरू करके 12th हाउस तक, मतलब द्वादश भाव तक हम जितनी भी राशियां पढ़ेंगी क्रमबद्ध तरीके से उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि आपने सुनी होंगी इस तरीके से, काफी वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन हम जो आपको बताएंगे उसमें काफी कुछ अलग भी होगा, या हो सकता है काफी कुछ लोगों ने आपके साथ शेयर ना किया हो, कारणों से छोटा ज्ञान समझ के। नहीं, हम आपके साथ छोटा बड़ा हर तरह का ज्ञान शेयर करेंगे। और अब जो हम आज से चर्चा स्टार्ट करेंगे वो हम देवगुरु बृहस्पति से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं, अपने सनातनी समाज में सबसे ज्यादा महत्व जो है गुरु को दिया जाता है। और हालांकि अगर क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ग्रहों में सूर्य को गिनते हैं, चंद्रमा को, मंगल को, बुध को, और पांचवें में हम बृहस्पति को काउंट करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये काम ज्ञान से जुड़ा है और ज्ञान के कारक गुरु है और गुरु से ही ज्ञान है, तो हम सबसे पहले शुरुआत ही जो है गुरु से करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पे चर्चा करके हम पहला वीडियो अपना उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी पूरे जब तक ये देवगुरु बृहस्पति की चर्चा चलेगी, इसके बाद हम फिर पुनः जो है, जो नया वीडियो नए ग्रह पे जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सूर्यदेव से स्टार्ट करेंगे। अभी तो देवगुरु बृहस्पति पे ही चर्चा करेंगे। 2-3 दिन के वीडियो में, जो 4 दिन के वीडियो में जो भी हम लोग काउंट करेंगे, देवगुरु बृहस्पति पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उनका जानकारी लेंगे, उनका इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद जो है उनकी हर राशि में, सॉरी हर भाव में उनकी चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, कि लग्न से लेकर 12वें भाव तक में उनकी चर्चा करेंगे कि वो कैसा असर देते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या प्रभाव रहता है उनका, है ना। तो आज शुरू करते हैं देवगुरु बृहस्पति पे। तो देवगुरु बृहस्पति के विषय में प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चाहे ही आप आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें, जैसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर बोलते हैं हम लोग, है ना, और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देवगुरु बृहस्पति गुरु गुरु बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं ज्योतिषी आधार पे। तो अब अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साइंस क्या है? साइंस तो हर चीज को एक्यूरेसी पे जानती है, और देयर इज अ साइंस बियॉन्ड साइंस बोलते हैं, उसको ज्योतिष बोलते हैं। हम तो ज्योतिष को देयर इज अ साइंस बियॉन्ड साइंस बोलते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो जुपिटर ग्रह है, इनका साइंटिफिक परिचय ये है कि ये हमारे वायुमंडल में 5वें ग्रह उसमें भी काउंट होते हैं, 5th है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। कहते हैं इसमें शायद 1000 पृथ्वी आ सकती है, इतना बड़ा है, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। हो सकता है कुछ 19-20 भी हो, क्षमा कीजिएगा अगर ऐसा कुछ है तो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 84 करोड़ किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है, क्योंकि सूर्य का तो सिर्फ 14 करोड़ किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन बृहस्पति का 85 करोड़ किलोमीटर दूर हमसे, हमारे पृथ्वी से।
और जहाँ सूर्य का लाइट आने में पृथ्वी तक 9 मिनट लगते हैं, इसको 47 मिनट, नियर अबाउट 16 सेकंड, 47 मिनट 16 सेकंड के आसपास है पृथ्वी पे। वहां से अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो यहाँ तक आने में इतना टाइम लग जाता है। अब आप समझिए इतनी दूरी पे है और प्रभाव कितना जबरदस्त है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। 10 घंटे 50 मिनट में बृहस्पति अपनी धुरी पे चक्कर लगा लेता है। यानी बृहस्पति का एक दिन जो होता है वो 10 घंटे 50 मिनट का होता है। ठीक है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सारे ग्रह लगभग सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और सूर्य का चक्कर 13 महीने में लगभग ही पूरा कर लेता है। सूर्य का चक्कर गुरु को पूरा करने में, पूरा एक सूर्य की परिक्रमा करने में 13 महीने। जैसे हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, 64 65 जो भी कभी काउंट होता है लीप ईयर में, तो वो लगते हैं। वैसे इसको जो है 13 महीने लगते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज है इसका, बेसिक इनकी विषय में जानकारी यही है। अब आप आ जाते हैं, अब आपको बताते हैं कि चाहे आप साइंटिफिक जोड़ें और चाहे आप आध्यात्मिक जोड़ें, दोनों ही जोड़ें, तो दोनों ही दृष्टि से बृहस्पति हमारे लिए बड़ा शुभ है। मतलब आपको हम एक बात बताते हैं, बातों से याद आ गया कि 1994 के आसपास की बात है, एक एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी से टकराने वाला था। देखिए तब न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करती थी, रेडियो और नए, शायद उस समय की बात है, शायद नया कोई चैनल जी टीवी चला था, मुझे नहीं याद है, लगभग पूरी तरह नहीं याद है। हाँ याद है, शायद जी टीवी शायद पहला चैनल था प्राइवेट चैनलों में। बाकी दूरदर्शन था, पेपर्स हुआ करते थे, अखबार वगैरह पब्लिश होते थे, मगर अभी भी होते हैं, रेडियो पे न्यूज़ आती थी। न्यूज़ भी फैलने का इतना बड़ा कोई साधन नहीं था जैसे आज की डेट में इंटरनेट है या टीवी में तमाम चैनल्स हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो मित्रों, उस एस्ट्रॉइड का आकार जो है वो इतना बड़ा था कि जब डायनासोर पृथ्वी पे हुआ करते थे तो उस समय डायनासोर एक एस्ट्रॉइड के गिरने से ही खत्म हुए थे। उस एस्ट्रॉइड की साइज लगभग 6 वर्ग किलोमीटर का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 6 वर्ग किलोमीटर का था। और उसके पृथ्वी से टकराने से इतना, मतलब क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हुआ, इतना प्राकृतिक परिवर्तन इतनी स्पीड से हुआ कि सब खत्म हो गया। जो थोड़े बहुत जीव बचे हों जो सरवाइव कर गए हों, वही आगे प्रजाति में सरवाइव करते हुए आगे बढ़ा है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन पूरी पृथ्वी लगभग जीवन जो है, इस तरह के बड़े, जैसे डायनासोर है उस टाइप के बड़े बड़े जो जानवर हुआ करते थे, उनसे वो जीवन खत्म, उनका सबका जीवन खत्म। 1994 में भी एक ऐसे ही उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला था। और तब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज नासा ने डेवलप कर ली है कि कोई भी अगर एस्ट्रॉइड पृथ्वी से बड़ा टकरा रहा हो, टकराने की उम्मीद ज़्यादा हो, तो वहाँ ऊपर जा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसके टुकड़े वहीं अंतरिक्ष में फैल जाए। आज ऐसी अपने पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन तब नहीं थी। और तब इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज था भी नहीं चीज़ें, तो उस समय लगभग उम्मीद छोड़ दी गई थी कि शायद ही कुछ, शायद हो सकता है बड़ी दुर्घटना हो जाए। उसी समय, आप यकीन नहीं करेंगे, आप गूगल कर लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो वो एस्ट्रॉइड उस एस्ट्रॉइड से 4 गुना बड़ा था। मतलब नियर अबाउट 24 या 26 किलोमीटर के, वर्ग किलोमीटर के दायरे में वो एस्ट्रॉइड था। आप समझिए अगर वो टकराता तो क्या होता। जब 6 किलोमीटर वाले ने पूरे पृथ्वी में जीवन खत्म कर दिया, तो 24 किलोमीटर वाले क्या करता। लेकिन आकस्मिक रूप से जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे उसके साइज के लिए काम कर गया हो, साइज के हिसाब से काम कर गया हो, चाहे उसका कुछ आंतरिक चेंज आया हो, नासा भी हैरान है, आप गूगल कर लीजिएगा, नासा भी हैरान था कि ऐसा कैसे हुआ। उस पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड को जुपिटर ने अपनी तरफ खींच लिया, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर का, उसने पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड को खींच लिया और हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े संकट से बच गई, खत्म होने से बच गई एक तरह देखा जाए तो। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, साइंटिस्ट की निगाह से देखते हैं, तो भी साइंटिस्ट कहता है कि जो जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी में लाइफ सेवर का काम करता है।
लाइफ सेवर का काम इसलिए करता है कि पृथ्वी में जितने भी उल्कापिंड इस टाइप से टकराए जिससे पृथ्वी को नुकसान हो जाए, उन सबको खींच के बराबर कर देता है, अपने पास खींच लेता है। आप समझिए इतनी दूरी से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना काम कर रहा है पृथ्वी के लिए। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फायदेमंद है। उसी जगह आप देखिए ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो हम लोग ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जुपिटर तो हर तरह से काम करता है, हर तरह से हमारे बेनिफिटेड है, उसमें तो कहीं कोई बट है ही नहीं। अब समस्या ये है, सॉरी, अब विचार करने वाली बात क्या है कि हम लोग साइंटिफिक को छोड़ करके आध्यात्मिक पर अगर हम काउंट करते हैं, जो आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति दो राशियों को रिप्रेजेंट करता है, एक धनु राशि, एक मीन राशि। और ये आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब हम लोग गुरु में सूर्य को राजा मानते हैं, बृहस्पति को सॉरी मंगल को सेनापति मानते हैं, और चंद्रमा को जैसे मन का कारक, बुद्ध को राजकुमार मान लेते हैं, कहते हैं ना, एक संज्ञा दी जाती है। तो जो बृहस्पति है, जुपिटर, उसको हम लोग गुरु की तुलना देते हैं। और गुरु की तुलना किसको दी जाती है? गुरु की उपाधि दी जाती है उसको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु बिना कुछ नहीं, अभी मान के चलिए। तो गुरु की हम लोग उपाधि देते हैं। इसीलिए ज्योतिष में हम लोग उसको ना बृहस्पति ना बोल के कॉमन रूप में गुरु बोलते हैं। कि गुरु की दृष्टि खराब है, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, गुरु आपकी सिटिंग गुरु की, यहाँ पर नॉर्मली गुरु बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोग उनको संज्ञा गुरु की ही देते हैं। अब ये आपको शायद जान के हैरानी हो कि 12 खाने होते हैं कुंडली में, 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 5 भावों के कारक है। सुन के हैरानी होगी, 5 भावों के कारक है। 5 के आप 6 रहिए, दूसरे भाव के कारक हैं, चौथे भाव में तो उच्च के हो जाते हैं, तो चौथे भाव के ऑटोमेटिकली कारक हो जाते हैं, 5th हाउस के हो जाते हैं, 7th के, 9th के, 11th हाउस के कारक हो जाते हैं। अब समझिए 6 भाव के कारक हैं, और लग्न में जाके वो दिग्बली हो जाते हैं, लग्न में अपने आप में विशेष फल देते हैं। और समझिए कि अगर किसी की कुंडली में गुरुदेव लग्न में बैठ जाए तो लग्न के साथ साथ बाकी के 6 यानी कि 7 भावों को तो कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल करते हैं तो आप ये बात इसको समझिए कि 7 भाव को कंट्रोल करना, एक ग्रह आपका 7 भाव को कंट्रोल कर रहा है, वही सबसे शुभ ग्रह। किसी भी ग्रह पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो ग्रह अपने आप में, चाहे जितना निगेटिव है, चाहे जितना मैलिफिक है, वो अपने आप में उसके गुण धर्म में परिवर्तन आ जाता है। आप समझिए तो कितना महत्वपूर्ण है। ज्योतिषी गणना के अनुसार हमारा गुरु ग्रह जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, हमारी लाइफ के लिए कितना शुभ है, इसको आप कैलकुलेट समझिए, मतलब सोच के देखिए आप कितना महत्वपूर्ण है। 4th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस में यानी कि कर्क राशि में उच्च का होता है, और 10th मकर राशि में नीच का होता है। अब उच्च और नीच क्या है हम लोग आगे भी जब चर्चा करेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे, सब चीजें निकल के आएंगी। अभी तो फिलहाल बताना ही बहुत है, आगे बढ़ना है इस पे हम लोगों को। 3 नक्षत्र को रूल करते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। 3 नक्षत्र को रूल करते हैं, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। बड़ा ही चमत्कारिक चीज है, आपको बताएंगे, मतलब डीप अध्ययन की चीज है कि बृहस्पति का कोई भी नक्षत्र किसी एक सिंगल राशि में नहीं आता। पुनर्वसु है, वो मिथुन और कर्क को ज्वाइन करता है। अश्लेषा है, सॉरी विशाखा है, विशाखा तुला और वृश्चिक को में मिलता है। 3 चरण तुला में है, 1 चरण वृश्चिक में मिल जाएगा। और पूर्वा भाद्रपद जो है वो कुंभ और मीन में आ जाता है। पूरा पूरा
ऑनरशिप किसी के पास, किसी राशि में नहीं जाती इसकी, कोई राशि इसको पूरी तरह से ऑन नहीं करता गुरु को। इसके एक बहुत चमत्कारिक कारण है, आगे हम वीडियो बनाए बताएंगे आपको, अभी बड़ा हो जाएगा। लग्न में दिग्बली होता है, जैसा मैंने आपको बताया, लग्न में ये दिग्बली हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अभी आपको जान के और हंसी आएगी और खुशी मिलेगी आपको कि कहते हैं ना कि वो, खैर हम इस पर चर्चा करेंगे, रामचरितमानस की एक चौपाई है उस पर, चल बाद में बताएंगे, याद आ जाएगी, भी याद नहीं आ रही है, कि कुंडली में अगर कोई ग्रह 5 भावों का या 6 भावों को रूल करता हो, उसका कारक हो, तो आप समझिए उसके पावर कितनी होगी, और उससे संबंधित कौन कौन सी चीजें होंगी जिस पे उसका पूरा कंट्रोल होगा। जैसे आपके धन पे, आपकी वाणी पे, वाणी मतलब बोलने के तरीके पे नहीं, बोलना ही, जैसे बोलने के तरीके में कड़वा बोलते हो, मीठा बोलते हो, बच्चों जैसा बोलते हो, ये तो बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। आप बोल ही पाते हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गुरु। यदि कोई व्यक्ति गूंगा है, नहीं बोलने में सक्षम नहीं है, तो उसका गुरु देखा जाएगा। आपका कुटुंब, पूरे भरे पूरे परिवार का कारक गुरु होता है, आपके विवाह का कारक गुरु होता है, आपके बच्चे का कारक गुरु होता है, आपके धन का कारक गुरु होता है। अब जिंदगी में आपको चाहिए क्या? आपके डिजायर का कारक गुरु होता है, आपके धर्म और ज्ञान का कारक गुरु होता है, आपके भाग्य का कारक गुरु होता है। अरे भैया आपको क्या चाहिए? आपको जो चीजें चाहिए उसका ज्यादा से ज्यादा चीजों का कारक तो गुरु है। भाई आपको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, जिसमें ज्यादातर चीजें किससे हैं? आपको क्या चाहिए? धन चाहिए ना, कपड़ा मकान उससे आ जाएगा, रोटी कपड़ा मकान तो खाली धन ही से आ जाएगा। आप समझिए, कुंडली के 6 भावों को ऑन, मतलब जो है वो कारक है, उनको 6 भावों का देने वाले चीजें, बेसिक चीजें, उनको 6 भावों की जो बेसिक चीजें हैं वो तभी कारगर होंगी जब गुरु सही से हो, आप सही सिटिंग होगी गुरु की आपकी। आप सोचिए, इतना पावरफुल ग्रह होने के बाद भी, इतना बड़ा ग्रह होने, इतना सौम्य ग्रह होने, मतलब इतना अच्छा शुभ ग्रह होने के बाद भी इतना सौम्य है कि वो कभी किसी से कोई बैर नहीं रखता। पसंद नापसंद अपनी जगह है, कि भाई गुरु को इनका आचरण नहीं पसंद है तो गुरु उनसे दूरी बना के रखते हैं। जैसे एक संत है, अगर वो जा रहा है और कोई शराब पी के शराबी घूम रहा है, तो संत क्या करेगा? उसको गाली नहीं देगा, संत उससे रास्ता बदल लेगा। सेम यही काम गुरु करते हैं। पुराने जमानों में गुरु जब पढ़ने जाते, गुरु के गुरुकुल में हम लोग पढ़ने जाते थे, हम लोग तो खैर, हम लोग नहीं, मतलब जो भी उस जमाने के जो स्टूडेंट होते थे पढ़ने जाते थे, शिष्य लोग, तो गुरु जंगल में या कहीं नगर से बाहर उन्होंने अपना आश्रम बना रखा होता था, वहीं जाते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं अपनी जो 10-5 साल 10-15 साल की जो शिक्षा है पूरी करते थे, लास्ट में लौट के आते थे। कोई किताब लेके नहीं जाते थे, कोई कॉपी लेके नहीं जाते थे, खाली मेमोरी में सब कुछ फीड हो जाता था। वो ऐसी विद्याएं गुरु जी उनके साथ, मतलब ऐसी विद्याओं से उनको सुशोभित करते थे कि आप को पढ़ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप पढ़िए और आप सुनिए और याद हो जाए। ये ऐसा बताने का कारण ये है कि आपको इसके आगे बताते हैं कि गुरु यहाँ पढ़ने जाते थे, जैसे बच्चे किसी व्यापारी के बच्चे, किसी राजा के बच्चे, या समर्थ जो भी बच्चे अपने गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो गुरु क्या करते हैं कि गुरु, आप गुरु के समय देखते होंगे कि सुना होगा आपने, गुरु 2 लोगों पे ज्यादा विशेष ध्यान रखते हैं। ध्यान तो सब पे रखते हैं, सबको पढ़ाते हैं, तो हम ही हो या आप हो या कोई भी हो, 2 लोगों, या तो कोई बहुत अच्छा होगा उस पर ध्यान जाएगा, या तो बहुत ज्यादा खराब होगा उस पर ध्यान जाएगा। अब अगर अच्छा है उस पर ध्यान जा रहा है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो अच्छा है, ध्यान जा रहा है, जरा सी भी गलती करेगा तो गुरु जी नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाओ, तो वो तेज है, एक्सपर्ट है, वो कर लेगा। अब मान लीजिए खराब है, उस पर गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु जी उस पर ज्यादा ध्यान दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि खराब है। अगर वो खराब है तो अभी मान के चलिए कि गुरु उस पर इसलिए निगाह रखा रहता है बिगड़ ना जाए, इसी को सुधारना है।
तो खराब से खराब बच्चा भी गुरु का ध्यान अगर उसकी तरफ चला जाए तो वो अपनी लाइफ की नैया पार कर जाता है आराम से। मैसेज ये है, मैसेज ये नहीं है। गुरु कॉमन क्या होता है, ये बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि गुरु के पास ज्योतिष में दृष्टियां दी गई हैं दो अलग से। सातवीं दृष्टि हर ग्रह को दी गई है, पर गुरु को दो दृष्टि दी गई है, एक पांचवी और एक नवी। इसी तरीके से मंगल को भी दो दृष्टियां अलग से दी गई हैं, एक चौथी और एक आठवीं, और शनि को दी गई 30वीं और 10वीं। हर एक दृष्टि का अपना एक महत्व है, आगे आने वाले वीडियो में हम सब बताएंगे, आपके साथ सब कुछ साझा करेंगे। गुरु को 3 दृष्टियां मिली है। पांचवी दृष्टि जो होती है वो ज्ञान की तरफ लेके जाती है आपको। किसी भी भाव पे गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है तो उस भाव से संबंधित आपको ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। और जो 9th दृष्टि होती है गुरु की, वो किसी भाव पे आपकी पड़ती है तो उससे संबंधित आपका जो परेशानियां हैं वो मतलब लगभग आपकी कम हो जाएंगी। खत्म तो क्या मतलब इतनी हो जाएंगी कि आप आसानी से उसको हैंडल कर सके, है ना। तो ये तो रहा गुरु की दृष्टियों का। और आपको बताएं कि भिन्न भिन्न ग्रहों में, घरों में, भावों में जब गुरु बैठते हैं तो अलग अलग फल देते हैं। होता क्या है कि जैसे एक संत है, अब अगर किसी कसाई के साथ बैठेगा, जाहिर सी बात है कसाई की भाषा सुनेगा तो वो थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करेगा, क्योंकि कसाई के साथ बैठा है। और मान लीजिए कसाई के घर में बैठा है, तब क्या करेंगे, तब तो और ज्यादा अनकंफर्ट फील होगा। कसाई से बात करके तो थोड़ा सा उसके मोल्ड कर भी सकते हैं, चलो ठीक है। कसाई के घर में बैठेंगे तो कंप्लीटली वो अनकंफर्ट हो जाता ना कोई संत। और अगर किसी कसाई को या किसी दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान को किसी धार्मिक सत्संग में ले जाकर बिठा दो तो उसके लिए सत्संग भर का टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हम आगे से जो, चूंकि हम लोग का बेसिक अभी देवगुरु के व्रत विषय में जो भी हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान इसलिए साझा कर रहे हैं कि आगे हम लोगों को पूरी चीज़ों को समझने में आसानी हो, तो वो तो पूरी क्लियर हो गई चीज़ें, हम लोगों ने शेयर कर ली है। आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति हर भावों में, कुंडली के हर भाव 12 भावों में किस तरीके का अपना व्यवहार करते हैं, अपना फल देते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जो एक वीडियो और बनाएंगे उसमें आपको आपके साथ साझा करेंगे कि हर हर भाव में राशियों पर चर्चा करेंगे कि लग्न में सारी राशियां किस तरीके से काम करती हैं, सेकंड हाउस में सारी राशियां किस तरीके से काम करती हैं, इस तरीके से 12 घरों में सारी राशियां किस तरीके से काम करती हैं। इसी तरीके से जैसे गुरु का करेंगे, इसके बाद हम सारे फिर सूर्य से लेकर के शनि तक, राहु केतु तक सारे ग्रहों की चर्चा करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, उनका व्यवहार क्या और हर घर में कैसे काम करते हैं, क्या व्यवहार होता है उनका। आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम आपके सामने डेली इन्हीं दोनों विषयों पे एक अलग अलग वीडियो बना के आपके सामने पेश करें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।